हेलो एवरीवन। हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एमसीक्यूज के बारे में। ये हमारा एमसीक्यू सीरीज जो है सॉइल मैकेनिक्स के लिए तैयार किया गया और ये एमसीक्यू सीरीज जो है आपका हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चाहे वो एई हो, जेई हो, सेमेस्टर का एग्जाम हो, गेट हो, ईएससी हो, आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई, मतलब कोई भी सिविल से रिलेटेड एग्जाम है जिसमें सॉइल मैकेनिक्स पूछा जा रहा है उसमें ये वीडियो लेक्चर यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इस लेक्चर में टोटल 30 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, तो आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। समझ गए? तो पहला जो सवाल है वो क्या कर रहा है, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट आप समझते हैं कि हमारा जो सॉइल है उसमें क्या होता है। सॉइल में तीन चीज होता है, एयर होता है, सॉरी, एयर होता है, वाटर होता है और सॉइल सॉलिड होता है। बात समझ में आ रही है? ये तीन चीज होता है। आपसे क्या कह रहा है कि वाटर कंटेंट मतलब मिट्टी में पानी कितना है, ये कैसे पता किया जा सकता है, इसके लिए सबसे एक्यूरेट मेथड क्या है। ये क्वेश्चन आपको हम बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका आरआरबी जेई, एसएससी जेई और ईएससी तीनों में पूछा जा चुका है। तो वाटर कंटेंट निकालने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो आपका क्या है, ओवन ड्राइंग मेथड है। ओवन ड्राइंग मेथड मतलब ओवन के अंदर मिट्टी डाल दीजिए, पानी पूरा सूख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पता कर लीजिएगा कि कितना हमारा पानी था। जैसे कि मान के चलिए आपको क्या करना है, वेट सॉइल को पहले नाप लेना है। बात समझ में आ रही है? वेट सॉइल मतलब गीला मिट्टी को नाप लिए, उसके बाद उसको ओवन में डाल देते हैं। 24 घंटा के लिए ओवन में डाल देते हैं। ठीक है, जनरली 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। उसके बाद 24 घंटा बाद जब निकालते हैं तो आपका पानी पूरा सूख चुका है ओवन के अंदर। फिर ड्राई सॉइल मिल जाएगा, एकदम सूखा सॉइल। ड्राई सॉइल का वजन निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वेट सॉइल का जो वजन था एक्स, ड्राई सॉइल का जो वजन आ गया वो वाई आ गया। तो आपको अगर वाटर कंटेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, आपस में निकल जाएगा। समझ गए? तो सबसे एक्यूरेट मेथड है आपका ओवन ड्राइंग मेथड। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट इज, सिल्ट का मैक्सिमम पार्टिकल साइज क्या होगा? ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हम एक टेबल दिखाते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल टेबल है, इसको आप गौर से देखिएगा। आपको क्या कह रहा है, सिल्ट कह रहा है। ठीक है, तो सिल्ट का हमारा साइज क्या है, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन। ठीक है, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन। बात समझ में आ रही है? सिल्ट का साइज क्या है हमारा, 75 से 2 है। ठीक, तो आपका 75 म्यू से 2 म्यू लिखा हुआ है, किसके लिए, सिल्ट के लिए। ये वाला देखिए गौर से। ठीक है, तो इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट इसका क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है सर, ये अपर लिमिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 75 म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल आप याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल है। चलिए, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी लेस देन जीरो वाट, आपसे सवाल पूछ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कर रहा है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, सॉइल का जो वाटर कंटेंट है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सॉइल का जो वाटर कंटेंट है उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए, वाटर कंटेंट को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक ना? चलिए, और इसको अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहे तो 100 से गुना कर देते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि वाटर कंटेंट का लिमिट क्या होगा। तो देखिए, वाटर कंटेंट का जो लिमिट होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, वाटर कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस कहने का मतलब क्या है कि वाटर कंटेंट का वैल्यू या तो आपका क्या हो सकता है, जीरो। अगर जीरो हुआ वाटर कंटेंट तो वो कौन सा सॉइल हो जाएगा, ड्राई सॉइल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वाटर कंटेंट का कोई भी ऊपर का लिमिट नहीं है, ग्रेटर देन जीरो। बात समझ में आ रही है? तो यहां से वाटर कंटेंट का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, मिनिमम वैल्यू हो गया जीरो। और अपर लिमिट नहीं है इसका, अपर लिमिट मतलब कितना भी हो सकता है। कोई अपर लिमिट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी लेस देन जीरो। जीरो से कम होगा क्या, नहीं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, जीरो है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा क्या है, बी ग्रेटर देन 100, 100% से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि कोई अपर लिमिट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, नेवर बी ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि कोई अपर लिमिट नहीं, ऊपर का कोई लिमिट नहीं, 100 से भी ज्यादा हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। टेक्स वैल्यूज ओनली फ्रॉम 0 to 100, 0 से 100 तक ही वैल्यू होगा, नहीं, ऐसा भी बोलना गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।
चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, फॉर ए गिवन सॉइल द फॉलोइंग यूनिट वेट इज कांस्टेंट। दिए हुए सॉइल के लिए कौन सा यूनिट वेट कांस्टेंट होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया तो आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे पास चार तरह का यूनिट वेट दिया हुआ है। कौन सा, गामा खाली लिखा हुआ है, इसका मतलब गामा बल्क समझिएगा। गामा डी लिखा मतलब गामा ड्राई हो गया। गामा सेट हो गया मतलब गामा सैचुरेटेड हो गया। और गामा एस मतलब गामा सॉलिड हो गया। बात समझ में आ रही है, ये चार तरह का आपको दिया हुआ है। गामा एस मतलब गामा सॉलिड हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है कौन सा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। तो गामा सॉलिड का वैल्यू आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है। मिट्टी के अंदर क्या बोले, मिट्टी के अंदर तीन तरह का चीज होता है। एक सॉलिड होता है, मिट्टी का जो कण होता है। दूसरा हमारा एयर होता है और तीसरा वाटर होता है। ठीक है। मिट्टी के अंदर एयर और वाटर चेंज करता है, ये आपका हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक ना। मिट्टी के अंदर एयर और वाटर चेंज करेगा, ये आपका हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो उसी तरह से गामा एस क्या दिखाता है, गामा सॉलिड को दर्शाता है। गामा एस क्या दिखाता है सर, गामा सॉलिड को दिखाता है। तो मिट्टी के अंदर गामा एस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू बदलेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। ग्रेवल और सैंड किस कैटेगरी में आता है। एक चीज तो आपको मालूम है कि सैंड और ग्रेवल हमारा क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। ये हमारा क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। बात समझ में आ रही है। अब इससे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कोर्स ग्रेन तो है वो तो हम जान रहे सर, ये बताइए कि एलुवियल होगा, कोएसिव होगा, एक्सपेंसिव होगा कि मैरीन होगा, कौन सा सॉइल होगा। बात समझ में आ रही है कि ये कौन सा सॉइल है, बताइए। देखिए इसमें आपको एक बात बताते हैं। कोहेसिव तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कोहेसिव सर, कोहेसिव में हमारा क्या आता है, कोहेसिव में क्ले आता है जो आपस में चिपकता है। कोहेसिव सॉइल इसको कहते हैं। कोहेसिव उसको कहेंगे जो आपस में हमारा क्या है, चिपकता है। तो आपस में सैंड और ग्रेवल नहीं चिपकता बाबू। ठीक है, आपस में क्या चिपकता है, क्ले चिपकता है, थोड़ा बहुत सिल्ट चिपकता है। ठीक, तो हमारा कोहेसिव तो होगा नहीं। ठीक है। मैरीन सॉइल क्या होता है, जो कि समुद्र के अति से मैरीन की वजह से पाया जाता है, सी की वजह से। ठीक है। तो हमारा जो है इसका होने का भी चांस नहीं है। एक्सपेंसिव सॉइल भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलुवियल हो जाएगा। अब एलुवियल कैसे होगा सर, ये आप हमको बताइए। ठीक है। तो देखो, एलुवियल का मतलब क्या होता है, एलुवियल सॉइल किसको कहते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखिए कि एलुवियल सॉइल किसको कहते हैं। एलुवियल सॉइल हो गया डिपोजिटेड बाय रिवर वाटर। एलुवियल सॉइल क्या हो गया, डिपोजिटेड बाय रिवर वाटर। एलुवियल सॉइल करने का मतलब क्या हो गया सर, डिपोजिटेड बाय रिवर वाटर। ठीक है। तो अब देखिए कि नदी का पानी की वजह से अगर डिपोजिशन होगा तो वहां पे आप देखिएगा नदी के पास हमको क्या मिलता है, बालू मिलता है। बात समझ में आ रही है। और नदी के पास बालू से बड़ा साइज का कंकड़ भी मिलता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलुवियल इसका आंसर होगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला हमारा क्या है, द रेशियो। ये जो आपको रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। गौर से देखिएगा, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। रेशियो हमारा क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट। ठीक है। तो देखिए आपको बताते ही ये लिखा हुआ क्या है, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लिक्विड लिमिट को हम लोग क्या लिखते हैं, WL लिखते हैं। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट करने का मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट जो उसमें ओरिजिनली मौजूद है, इसको स्मॉल w लिखते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को क्या लिखते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट लिखते हैं। तो ये जो रेशियो है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं, IC। इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। याद रखिएगा। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि हमारे पास जो है 5 तरह का इंडेक्स होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, उसके बाद फ्लो इंडेक्स होता है, टफनेस इंडेक्स होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। बात समझ में आ रही है। लिक्विडिटी इंडेक्स होता है। तो हमारा जो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहलाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये आपका एसएससी जेई 2014 में पूछा गया है। अगला क्या है, द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज। जो कह रहा है उसको लिखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को वीवी से दिखाते हैं, टोटल वॉल्यूम को वी से दिखाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड बाय वी, ये जो रेशियो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पोरोसिटी कहते हैं सर। ठीक है, जब भी नीचे टोटल वॉल्यूम आएगा तो अब जनरली हम लोग क्या कहते हैं, इसको पोरोसिटी कहते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था ये। ठीक है, अच्छा पोरोसिटी का अगर बात करें तो पोरोसिटी का लिमिट क्या होता है। पोरोसिटी का आपका लिमिट जो है 0 से 1 के बीच में होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। पोरोसिटी का लिमिट क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ए फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वॉइड रेशियो ई, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वाटर कंटेंट डब्ल्यू एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज। इसका जो है ये तीनों में आपस में रिलेशन देखिए। देखिए इसके पहले का जो वीडियो हम बनाए थे, लास्ट पार्ट जो था इसके पहले का पार्ट, उसमें आपको हम बताए थे कि एक फॉर्मूला है हमारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला है, ई एस बराबर जी डब्ल्यू। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, इससे जो है सॉइल मैकेनिक्स में बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या कर रहा है कि आपको जो है किसके किसके बीच रिलेशन बताना है, वाइड रेशियो ई, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी और वाटर कंटेंट डब्ल्यू। वाइड रेशियो ई, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी और वाटर कंटेंट डब्ल्यू, इसके बीच में एक रिलेशन बताना है। ठीक है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एसपी से दिखाया गया है। यहाँ पे जो है इस एस को किससे दिखाया गया है, इस एस को दिखाया गया है एसपी से दिखाया गया है। तो ये तो आपको फॉर्मूला मालूम है, तो यहाँ से रिलेशन तैयार कीजिए। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बराबर इधर जी डब्ल्यू रहेगा ही रहेगा, एसपी इधर गुना में, तो ये एसपी क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन हो गया सर। चलिए याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज जीरो द सॉइल इज। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल का जीरो हो जाए तो सॉइल कौन सा सॉइल होगा। अगर सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये कौन सा सॉइल होगा, ये हमारा क्या होगा, सैंड हो जाएगा। बात समझ गए। देखिए आपको हम टेबल पहले भी बताए थे, लास्ट वीडियो में भी समझाए थे, ये टेबल इंपॉर्टेंट है हमारा, कि अगर हमारा सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नॉन प्लास्टिक सॉइल कहलाता है। आईपी हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्लास्टिक सॉइल कहते हैं। नॉन प्लास्टिक कहने का मतलब क्या है, उसको हम लोग कोई शेप साइज में, सॉरी, उसको हम लोग कोई नया शेप नहीं दे सकते उस सॉइल को। ठीक है, क्ले को आप देखिएगा, उसको हम लोग भीगा हुआ जब क्ले रहता है तो उसको कुछ शेप दे सकते हैं, उससे मूर्ति वगैरह बना सकते हैं, कुछ खिलौना बना सकते हैं। सैंडी सॉइल है, उससे कुछ नहीं बना सकते हैं। तो सैंडी सॉइल हमारा क्या होता है, नॉन प्लास्टिक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सैंड, ग्रेवल। ये किसका एग्जांपल है, नॉन प्लास्टिक सॉइल का। नॉन प्लास्टिक सॉइल के केस में आईपी हमारा क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिएगा। तो सैंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्ले में आपको हम लास्ट क्लास बताए होंगे, क्ले हमारा दो तरह का होता है। ठीक ना, क्ले हमारा क्या होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन सा क्ले होता है सर, बताइए। देखिए हमारा क्ले जो है दो तरह का होता है। ठीक है, हमारा क्ले जो है ये दो तरह का होता है। कौन सा होता है, आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। एक होता है एलुवियल क्ले, ठीक है, और एक होता है हमारा ब्लैक क्ले। ठीक, अगर एलुवियल क्ले कहेगा तो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, 15 से 100 होता है। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है ये एलुवियल क्ले का है। बात समझ में आ रही है, ये जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉरी, ये जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिखा हुआ है ये 15 से 100, ये किसके लिए है, एलुवियल क्ले के लिए है। बात समझ गए। और अगर ब्लैक क्ले रहेगा तो इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, ये होता है 100 से 250 तक होता है। बात समझ गए, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। आप स्टेटमेंट पहले पढ़िए अच्छे से। तो स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इन ए ड्राई सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विथ एयर।
ड्राई सॉइल में सारा वॉइड्स जो है एयर से भरा होता है। तो ये बात तो सर बिल्कुल सही है। ठीक है कि अगर सॉइल हमारा क्या रहेगा, ड्राई रहेगा, तो उसमें सब कुछ क्या होगा, एयर ही होगा। जैसे कि देखिए हमारा सॉइल में दो चीज होता है, क्या होता है, एक सॉलिड होता है मतलब मिट्टी का कण, और दूसरा हमारा क्या होता है, वॉइड होता है। वॉइड मतलब खाली जगह। अब वॉइड के अंदर हमारा दो चीज आता है। ठीक है, इस वॉइड के अंदर हमारा दो चीज आता है। ये जो खाली जगह है उसमें आपका या तो एयर हो सकता है या तो वाटर हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा सिर्फ एयर रहेगा, अगर हमारा सॉइल के अंदर सिर्फ एयर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई सॉइल कहते हैं। सिर्फ एयर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई सॉइल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ड्राई सॉइल में सारा वॉइड्स जो है एयर से भरा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पहला क्या है, सही है। दूसरा क्या है, इन ए सैचुरेटेड सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर। सैचुरेटेड सॉइल में सारा वॉइड्स जो है वाटर से भरा होता है। ठीक है, तो वाटर से अगर भरा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉइल। अच्छा, एक और कैटेगरी होता है। ठीक है, अगर सिर्फ एयर रहेगा तो ड्राई सॉइल, सिर्फ वाटर रहेगा तो सैचुरेटेड सॉइल। एक और कैटेगरी होता है जिसमें कि एयर प्लस वाटर दोनों होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग पार्शियली सैचुरेटेड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इन्हें पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वाइड्स आर ऑक्युपाइड बाय बोथ एयर एंड वाटर। तो ये भी हमारा क्या सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि हमारा जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक। चलिए आपको एक और बात बताते हैं, जब आप कोई भी एग्जाम फेस कीजिएगा, अगर उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, किस तरह का क्वेश्चन आ जाए सर, जिसमें कि एक लास्ट में आपको लिखा रहेगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जनरली उस तरह के क्वेश्चन में ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट वाला आंसर हो जाता है, जनरली होता है। हम ये नहीं करें कि यही आंसर होता है, जनरली जो लास्ट में ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट रहता है वही आंसर होता है। ठीक है, तीन को स्टेटमेंट दे देगा, चौथा में ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट दे देगा, जनरली वही सही होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है 2016 में पूछा गया एसएससी जेई में। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर नहीं आ रहा है तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, आप तुक्का मार सकते हैं, जनरली सही होता है ये। अगला सवाल क्या था, वॉइड रेशियो ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। जो बात समझ में नहीं आया तो लिखिए क्या कर रहा था, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल। वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल को किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू का मतलब इक्वल टू का साइन दे दीजिए। डैश ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होता है। तो आपको अभी थोड़ा पहले बताए थे, ई एस बराबर क्या होता है, जी डब्ल्यू होता है। तो जी और डब्ल्यू आपस में क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे हमारा गुना हो जाएगा। गुना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात है कि सर एस का क्या हुआ, एस का वैल्यू 1 मान लिया होगा, एस बराबर 1 मान लिया होगा। 1 मतलब फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब मिट्टी जो है पूरा तरह से भीगा हुआ है। बात समझ गए? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। आप भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसका साथ साथ में आंसर भी कमेंट करते जाना। इससे आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बात समझ गए? आपको लगेगा हमको भी कुछ आ रहा है। सिर्फ चुपचाप वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल्स इज, सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है, सेम फॉर क्ले एंड सैंड। क्ले और सैंड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपको हम जो है एक मतलब एक डाटा देते हैं कि हमारा जो है किस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या वैल्यू होता है। अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल है तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा जो होगा वो क्या उतना हो जाएगा, 2.6 और 2.8 के बीच में होता है। बात समझ गई, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक हो गया। अगर ऑर्गेनिक सॉइल रहा तो ऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, 1.5 से 2 के बीच में होता है।
गेट सब में ये बहुत काम देता है, गेट, यूएससी, एसएससी, जेई सारा एग्जाम में ये आपको डाटा काम देगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक हो गया। अगर इनऑर्गेनिक क्ले रहा, ठीक है, क्ले हमारा दो तरह का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होता है। अगर इनऑर्गेनिक क्ले सॉइल हुआ, इनऑर्गेनिक क्ले के केस में हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो होता है 2.7 से लेकर के 2.8 तक होता है। हाँ, समझ गए। अगर सैंड है हमारा, ठीक है, सैंड, वो कौन सा सैंड, अगर क्वार्ट्ज से बना हुआ सैंड है, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो कितना होगा, 2.65 से 2.67, 2.65 से 2.67 होता है। ठीक है, और अगर आपका लेटेराइटिक सॉइल है, आपका क्या है, लेटेराइटिक सॉइल है, अगर आपका लेटेराइटिक सॉइल है, तो वैसे कंडीशन में जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 2.75 से 3 होता है। ठीक है, अब देखिए कि ये कैसे हेल्प करता है, आपको बताते हैं ये कैसे हेल्प करता है। हम एक एग्जाम दे रहे थे, हम जो है गेट एग्जाम दे रहे थे, बात समझ गए। तो उस वहां पे जो है गेट में, तो आपको मालूम है न्यूमेरिकल्स पूछता है, पूरा भर भर के पूछता है, ठीक ना। और लास्ट में मेरे पास टाइम बहुत कम था, मतलब मेरा जो है टाइम खत्म होने वाला था, एग्जाम खत्म होने वाला था। हमको जो लास्ट क्वेश्चन था या सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा था सॉइल का, बात समझ में आ रही है। उसमें जो है हमारा सॉइल का क्या पूछ रहा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा था। तो हमको संजोग से ये टेबल ध्यान में था, ठीक है, हमको संजोग से ये क्या था, टेबल ध्यान में था। और वहां पे जो है जो सॉइल दिया हुआ था वो सैंड ही दिया हुआ था, सैंड दिया हुआ था, तो हम जो है 2.65 अंदाज पे मार दिए थे। ठीक है, और संजोग से वो सही भी हो गया। ठीक ना, वहां पे ऑप्शन नहीं था, नेट वाला क्वेश्चन था, मतलब जिसमें कि आपको आंसर भरना होता है, नेट वाला क्वेश्चन था। ठीक ना, तो वहां पे हम क्या किए, हमको जानकारी था, चूंकि न्यूमेरिकल था, हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करते तो लंबा प्रोसेस आता, टाइम लगता, हमको संजोग से ये डाटा याद था, सैंड दिया हुआ था, तो हम जो है 2.65 आंसर मार दिए थे। बात समझ गए, तो इसलिए डाटा अगर आपको याद रहेगा तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए हम लोग यहाँ सवाल पे फोकस करते हैं। सवाल क्या कहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का क्या होता है, सेम फॉर क्ले एंड सैंड, क्ले और सैंड का होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा सर, आप देख सकते हैं हर तरह का सॉइल का यहाँ अलग अलग है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे निकालते हैं, हाइड्रोमीटर से निकालते हैं क्या, ठीक है, हाइड्रोमीटर से निकालते हैं, लेकिन हाइड्रोमीटर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है किसका, लिक्विड का। ठीक है, आप हमको बताइएगा सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे निकालते हैं हम लोग, ठीक ना। हाइड्रोमीटर को जो है हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है किसका, लिक्विड का। ठीक ना, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्या है, लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, ज्यादातर सॉइल के लिए 2 से कम होता है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, ज्यादातर सॉइल को तो हम देख रहे हैं 2 से ज्यादा होता है, 3 स्टेटमेंट गलत हो गया, तो लास्ट वाला बच गया, वो सही होगा। मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से ज्यादा होता है ज्यादातर सॉइल के लिए, हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, समझ गए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है डेंसिटी इंडेक्स ऑफ ए नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, डेंसिटी इंडेक्स जो है नेचुरल सॉइल का, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ठीक है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, डेंसिटी इंडेक्स जो है क्या बताता है, तो डेंसिटी इंडेक्स हमारा रिलेटिव डेंसिटी बताता है, सॉरी रिलेटिव कम्पैक्टनेस बताता है। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स, अच्छा आपको मालूम है डेंसिटी इंडेक्स का और भी कई सारा नाम है, क्या क्या नाम है आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स का और क्या क्या नाम है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, तो हमारा क्या कर रहा है, डेंसिटी इंडेक्स जो है ये हमारा क्या बताता है, रिलेटिव कम्पैक्टनेस बताता है, ये क्या बताता है सर, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताता है, ये क्या बताता है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताता है। ठीक है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस जो बताता है कोहेशन लेस और कोहेसिव दोनों सॉइल के लिए बताता है, मतलब सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले जो भी है सबके लिए बताता है। ठीक, तो डेंसिटी इंडेक्स क्या बताता है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे हम लोग साथ में देख लेते हैं।
रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस आरसी से दिखा रहे हैं, परसेंटेज में फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हमारा क्या होता है, देखिए सबसे पहला तो हमारा जो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस होता है ये होता क्या है, ये एक तरह का रेशियो होता है, किस चीज का, गामा डी, सॉरी, ये जो रेशियो होता है ये किस चीज का रेशियो होता है, गामा डी बाय गामा डी मैक्स का रेशियो होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया सर, आपका रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस आपका कोहेशनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए कॉम्पैक्टनेस बता रहा है ये, ठीक है। और ये डिफाइन किया जाता है कैसे, रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, गामा डी क्या हो गया, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, और नीचे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन डेंसेस्ट स्टेट। ये जो है हमारा क्या होता है, ड्राई डेंसिटी हो गया नेचुरल स्टेट में। ये जो ड्राई डेंसिटी है ये किस में हो जाएगा सर, ये हो जाएगा नेचुरल स्टेट में, जो इसका ड्राई डेंसिटी है उतना बटा ये जो गामा डी मैक्स देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसेस्ट स्टेट में। ठीक है, और चूंकि हमको आरसी यहाँ पे परसेंटेज में दिखा रहे थे इसलिए 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ नेचुरल सॉइल जो है ये क्या दिखाता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन दिखाता है, सॉरी रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस दिखाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स पोजेजेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ, ज्यादातर स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी किस रेंज में होता है। ठीक है, ज्यादातर स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी किस रेंज में होता है, तो बिल्डिंग स्टोन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.4 और 2.8 के बीच में होता है। क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा। नोट में लिखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गुड building stone, specific gravity of good building stone is lies between 2.4 and 2.8, 2.4 और 2.8 के बीच में लाई करता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इसको याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कहता है, सैंड जनरली कंटेन सॉल्ट इट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सैंड जो है उसमें सॉल्ट होता है, हमारा जो बालू है क्या कर रहा है, इस बालू में जो है हमारा क्या है, सॉल्ट पाया जाता है, नमक का मात्रा पाया जाता है। तो नमक का मात्रा जो पाया जाता है वो किस बालू में पाया जाता है, जो नाली से बालू निकलता है उसमें क्या, नहीं सर। जो रिवर से बालू निकलेगा उसमें क्या, नहीं सर। ठीक है, जो हमारा जो है सी बेड से निकलेगा उसमें क्या, हाँ सर। ठीक है, जो समुद्र का बालू होता है उससे जो निकलता है उसमें हमारा क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा देखिए, अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे हम आपको बोल रहे थे ना कि अगर 4 ऑप्शन है और लास्ट में ऑल ऑप्शन आर करेक्ट होता है, जनरली वही आंसर होता है। ठीक है, तो वो जनरल बात है, हर एक क्वेश्चन में नहीं होता है। वो आपको तब है जब आपको तुक्का मारना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पे लास्ट में मार सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लास्ट ऑप्शन तो हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि इस तरह का अगर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट रहता है तो वो जनरली वही सही होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35%, श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20%, इसका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 50% है, लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल क्या होगा। देखिए सॉइल में ये सारा चीज दिया हुआ है, जो जो चीज दिया हुआ है उसके आधार पे चेक कीजिए और वैल्यू निकालिए। तो ये हमारा क्या बताता है सर, ये हमारा हो गया लिक्विड लिमिट WL हो गया, प्लास्टिक लिमिट WP हो गया, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है हमारा, और नेचुरल वाटर कंटेंट ये जो है स्मॉल w से दिखाएंगे, ये 50 दिया हुआ है। आपको मालूम है लिक्विडिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स को हम लोग IL से दिखाते हैं। IL बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और नीचे क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसमें आप जो है वैल्यू पुट कीजिए, नेचुरल वाटर कंटेंट आपको 50 दिया हुआ है,
प्लास्टिक लिमिट 35 दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट आपको कितना दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट 60 दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट 35 दिया हुआ है। यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ऊपर क्या हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 25, 15/25 ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, आप देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज, ये सेमेस्टर में भी पूछ चुका है, आरआरबी जेई में भी पूछ चुका है, एसएससी जेई में भी पूछ चुका है और ईएससी में भी पूछ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन के लिए जियोलॉजिक साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले तो हमारा सर पहाड़ होता है। ठीक है, इस पहाड़ का क्या होता है सर, इस पहाड़ का होता है वेदरिंग। ठीक ना, इस पहाड़ का होता है क्या, वेदरिंग होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। सॉरी, सबसे पहले इसका वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब ये झड़ के गिरता है, उसके बाद इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तब इसका क्या होता है सर, तब इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, सबसे पहले वेदरिंग मतलब पहाड़ जो है उसका छोटा छोटा कण टूट रहा है, वो वेदरिंग हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है ये जो छोटा छोटा कण है जो पहाड़ का टूटा, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो जहां जाएगा, बात समझ में आ रही है, जहां जाएगा वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका होगा डिपोजिशन, जाके कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा ना। जहां जाएगा वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका होगा डिपोजिशन। ठीक है, इस डिपोजिशन से हमारा क्या होता है, जब एक जगह आके मिट्टी आके इकट्ठा होने लगेगा, इस तरह से मिट्टी आके इकट्ठा हो रहा है, तो मिट्टी का क्या हो जाएगा, ढेर बन जाएगा। मिट्टी का क्या हो जाएगा सर, ढेर बन जाएगा, यानी कि अपहीवल होगा। ठीक है, अपहीवल जब होगा, जब मिट्टी का ढेर होते होते क्या होगा, इस तरह से ढेर लग जाएगा मिट्टी का, तो ये जैसे पहाड़ जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा क्या होगा, अपहीवल हो जाएगा, तो फिर एक पहाड़ बनेगा और फिर उस पहाड़ का क्या होगा, वेदरिंग होगा। बात समझ में आ गई, तो प्रोसेस आप समझ गए। पहले एक पहाड़ था, पहाड़ में हमारा क्या हुआ, मिट्टी का कण टूटा। ठीक है, तो यानी कि वेदरिंग हुआ, उस वेदरिंग का क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मिट्टी का कण एक जगह से दूसरे जगह गया, एक जगह जाके इकट्ठा हुआ, वो उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। इकट्ठा होते होते उसका ढेर लग गया, उसको अपहीवल कहते हैं। फिर उसका क्या होता है, पहाड़ बन गया, अपहीवल मतलब पहाड़ बन गया, फिर उसका वेदरिंग होगा। तो ये साइकिल चलते रहता है। बात समझ में आ रही है, ये साइकिल क्या होगा आपका, चलते रहेगा। तो उसके अनुसार आप बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो डी देखिए, पहले वेदरिंग हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर डिपोजिशन हुआ, फिर अपहीवल हुआ। ठीक है, तो ये ऑर्डर है आपका, यही ऑर्डर है, पहले वेदरिंग होगा फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, यही ऑर्डर है। ठीक ना, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब जो भी आपको दिख जाएगा तो आप मार दीजिएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्या कहता है, वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल इज डिफरेंस ऑफ द वेट ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ द गिवन टेम्परेचर एंड वेट डिटरमाइंड आफ्टर ड्राइंग इट फॉर 24 आवर्स। यहां तक हमारा सवाल नहीं है, यहां से यहां तक हमारा जो है सवाल नहीं है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है जो कि सही है। सवाल आपका ये है, टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम, कह रहा है कि अगर आपको वाटर कंटेंट निकालना है तो 24 घंटा के लिए आप उसको क्या करते हैं, ओवन में डालते हैं सूखने के लिए। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, 24 घंटा के लिए जो आप डाले ओवन में, उस ओवन का टेम्परेचर क्या रहेगा, तो वही आपसे सवाल पूछा है। ठीक है, तो आपको हम चलिए एक टेबल से समझाते हैं। अगर हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल रहेगा तो ओवन का टेम्परेचर 105 से 110 रहता है। अगर आपका इनऑर्गेनिक सॉइल रहेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, 105 से 110। अगर आपका ऑर्गेनिक सॉइल होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका जो है बीयू पूछ चुका है, ये ऑर्गेनिक सॉइल वाला एमसीक्यू आ चुका है बीयू में, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, और अगर उसमें कैल्शियम कंपोनेंट और जिप्सम रहता है तो उसका क्या होता है, 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 105 से 110 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल का जो टेम्परेचर रखते हैं ओवन में 24 घंटा के लिए, वो 105 से 110 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट इज, ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में फंडामेंटल रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, एक फॉर्मूला है, बड़ा शानदार सा फॉर्मूला है, गामा डी बराबर क्या होता है, गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू होता है। गामा डी बराबर क्या होता है, गामा बाय 1 प्लस डी
W। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल फ्रेम होता है, समझ गए ना। तो इसको आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपका कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कंपैक्शन चैप्टर जब पढ़िएगा, कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन है ना, एक चैप्टर होगा कंपैक्शन करके, वहां पे इसका बहुत यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। गामा डी हमारा क्या बताता है, ड्राई डेंसिटी बताता है, ये आपका बल्क यूनिट वेट बताता है या बल्क डेंसिटी बताता है, ये नेचुरल वाटर कंटेंट बताता है। तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को एक स्टेप सॉल्व करके लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गामा बराबर गामा डी इंटू 1+W हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। द लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल मास इज 20%, प्लास्टिक लिमिट 25%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल क्या होगा। तो हमारा जो है लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, इसको हम लोग WL से दिखाते हैं। प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, इसको WP से दिखाते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP से दिखाते हैं। ये होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। याद रखिएगा फॉर्मूला, लिक्विड लिमिट माइनस क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, ये आपको क्या दिया हुआ है, 20 माइनस 25। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको जो है निगेटिव करवा देगा किसी भी एग्जाम में, जो है ना ये क्वेश्चन आपको निगेटिव करवा देगा। कैसे आपको बताते हैं, 20 माइनस 25 आ गया, -5 हो गया। ठीक है, हमारा जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना निकल के आया, -5। और जब आप ऑप्शन देखिएगा ना, तो यहाँ ऑप्शन में -5 है, तो जनरली बच्चा क्या करेगा ना, वो -5 को टिक मार देगा। आप कहिएगा सर हमारा जो है -5 आ गया, हम -5 टिक मार दिया, आपका हो गया गलत। आपका क्या हो गया, गलत। जब भी आपका IP क्या आता है, निगेटिव आएगा, जो कह रहे हैं गौर से सुनिए, जब आपका IP का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, तो वैसे कंडीशन में आपको IP बराबर 0 लेना है। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू हम लोग निगेटिव नहीं लेते हैं। बात समझ गए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं। ये हम लास्ट क्लास भी बताए थे, आप लास्ट वाला पार्ट देखिए, उसमें भी ये चीज हम समझाए हुए थे। व्हेन WP ग्रेटर देन WL, जब प्लास्टिक लिमिट आपका ज्यादा हो जाए किससे, लिक्विड लिमिट से, देन देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज 0। तो फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम लोग क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको निगेटिव करवा देगा। अगला क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इट्स लूजेस्ट स्टेट एंड नेचुरल वॉइड रेशियो, डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट एंड फुल डेंस जनरली टर्म्ड एज। ये जो आपको लिखा हुआ है, आप इसका जब लैंग्वेज पढ़िएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। आपको लगेगा सर क्या लिख दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में रेशियो कह रहा है, रेशियो कह रहा है तो इसको एक लाइन लिख दीजिए, इस तरह से रेशियो बना दीजिए। ठीक है, ऊपर में क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन लूजेस्ट स्टेट। लूजेस्ट स्टेट में जो वॉइड रेशियो होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ई मैक्स से दिखाते हैं। ठीक है, अगर लूजेस्ट स्टेट कहेगा तो आपको क्या कहेगा, करना है, वॉइड रेशियो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अगर आपका क्या कहेगा, डेंसेस्ट स्टेट कहेगा, तो वॉइड रेशियो आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। बात समझ में आ रही है, अगर लूजेस्ट कहेगा, स्टेट आपका अगर लूजेस्ट रहेगा तो वाइड रेशियो आपका क्या होगा, मैक्सिमम। और डेंसेस्ट कहेगा तो वाइड रेशियो मिनिमम। ठीक है, तो आपको ऊपर में क्या कर रहा है, ई मैक्स वाइड रेशियो को इसे दिखाते हैं। और इसका आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ देखिए डिफरेंस लिखा हुआ है, तो माइनस कर दीजिए। नीचे भी उसी तरह से ई मैक्स माइनस ई मीन कर दीजिए। अब सवाल है कि सर ये जो लिखा हुआ ये क्या है, तो ये जो लिखा हुआ एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, फॉर्मूला है। इस चीज को हम लोग ID से दिखाते हैं, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स से दिखाते हैं।
बात समझ में आ रही है? इस ये हमारा क्या दिखा रहा है सर? ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये हमारा क्या बता रहा है? रिलेटिव डेंसिटी बता रहा है। ठीक है, आपसे अभी थोड़ा देर पहले पूछे थे कि रिलेटिव डेंसिटी का और दूसरा नाम क्या है, आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डेंसिटी कहते हैं या फिर डेंसिटी इंडेक्स कहते हैं। इसी को हम लोग डिग्री ऑफ डेंसिटी कहते हैं या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी इंडेक्स कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल? रेसिडुअल सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? तो रेसिडुअल सॉइल हमारा किसके वजह से होता है? ग्लेशियर से नहीं सर, ग्लेशियर से अगर होगा तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, वाटर से ये भी ट्रांसपोर्टेशन, विंड से ये भी ट्रांसपोर्टेशन। देखिए सॉइल हमारा जो है वेदरिंग की वजह से दो तरह का होता है। ठीक ना, सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो दो तरह से होता है वेदरिंग की वजह से। एक हमारा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब मिट्टी जहां पे बना वहां से दूसरे जगह चला गया। और दूसरा हमारा होता है रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, जब हमारा वेदरिंग हुआ तो वेदरिंग के बाद सॉइल अपने पोजीशन पे रह गया, उसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड मतलब अपने जगह से दूसरे जगह चला गया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा किसके वजह से? ग्लेशियर की वजह से। ठीक है, उसके बाद वाटर की वजह से होता है, विंड की वजह से होता है। तो ये सब की वजह से हमारा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो रेसिडुअल हुआ नहीं तो ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। क्योंकि हमसे सवाल में क्या पूछा? रेसिडुअल पूछा है। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज गिवन बाय 25% एंड 20%। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका 25 हो गया, आईपी, और प्लास्टिक लिमिट आपका क्या हो गया? डब्ल्यूपी 20 हो गया। तो व्हाट विल बी द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल? लिक्विड लिमिट क्या होगा? तो आपको मालूम है फॉर्मूला, आईपी बराबर क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी बराबर होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? लिक्विड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा? आईपी प्लस प्लास्टिक लिमिट। आईपी हमारा कितना दिया हुआ? आईपी हमारा 25 दिया हुआ है सर, प्लास्टिक लिमिट 20 दिया हुआ है। 25 20 कितना होता है? 45 होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया? परसेंटेज में लिया है। ठीक है, 45% को आप क्या लिख सकिएगा? 45 बाय परसेंटेज हटाइएगा 100 से डिवाइड, ये हो जाएगा कितना? 0.45। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ये ऑप्शन डी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following apparatus is used to measure the liquid limit of soil? लिक्विड लिमिट नापने के लिए कौन सा apparatus इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, लिक्विड लिमिट नापने के लिए कौन सा apparatus इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए ये हमारा जो है क्या इस्तेमाल किया जाता है? कासा ग्रांडे apparatus इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड लिमिट नापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? कासा कासा ग्रांडे apparatus। ठीक है, ये एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बीयू सेमेस्टर में भी पूछ चुका है। बीयू सेमेस्टर में पूछा हुआ है, ये 18 का क्वेश्चन है। बीयू 2018 क्वेश्चन है ये, उस समय एक यू था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कासा ग्रांडे हो जाएगा। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये लिक्विड लिमिट के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? पिक्नोमीटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है बताइए? ये जो है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो भी किसका? सॉलिड का, सॉइल सॉलिड का। ठीक है, अगर लिक्विड का बात किया जाएगा तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। रिंग एंड बॉल एपार्टस, रिंग एंड बॉल एपार्टस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिनस मटेरियल। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सॉफ्टनिंग पॉइंट पता करने के लिए। किसका? बिटुमिनस मटेरियल का। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कासा ग्रांडे एपार्टस हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज? मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज कौन बताता है? हमारे सामने कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या देखेंगे? स्लोप ऑफ ग्रेडेशन कर्व, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फाइननेस ऑफ सॉइल, रिलेटिव इंडेक्स। देखिए, हमारा क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज? पार्टिकल साइज का रेंज कौन बताता है? ये बताता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? इसको हम लोग सी यू से दिखाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द सॉइल पोजेजेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स? जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस में होता है? जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस में होता है? ये होता है हमारा सैंड में, ग्रेवल में, ठीक है, ये सब में हमारा क्या होता है? जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में? सी सैंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम? प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम किस में होता है? ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम सबसे ज्यादा किस में होगा? क्ले में हो जाएगा, ठीक है। ये किस में हो जाएगा? क्ले में हो जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होता है? क्ले का होता है। आपको एक बात बताते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का अगर बात किया जाए तो बोल्डर का और कॉबल का और ग्रेवल का और सैंड का, ये सब का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? बराबर होता है। ये सारा आपका क्या है? नॉन प्लास्टिक सॉइल है। ये सब आपका क्या है? नॉन प्लास्टिक सॉइल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद अब आप यहां से देखिए, सैंड के बाद, सैंड से ज्यादा किसका होता है? इससे ज्यादा होता है सिल्ट का। सिल्ट के बाद किसका होता है? क्लेई सिल्ट का। क्ले सिल्ट करने का मतलब जिसमें कि क्ले और सिल्ट दोनों मिला हुआ, और सबसे ज्यादा होता है किसका? क्ले का होता है। ये आपका क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स का बात कर रहे हैं। ये जो हम लोग बात कर रही है, किसका बात कर रहे हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स का बात कर रहे हैं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, कम होता है? आपको समझ में आ गया? ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्ले हो जाएगा। ये भी एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है। हमारा जो अगला सवाल है वो क्या कहता है? द ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन्ड सैंड लाइज बिटवीन। मीडियम ग्रेन्ड सैंड का जो है सैंड साइज क्या होगा? सॉरी, ग्रेन साइज क्या होगा? बात समझ गए? तो हमारा जो है इस केस का आंसर क्या हो जाएगा? मीडियम ग्रेन्ड सैंड के केस में हमारा क्या होता है? 2 mm से 0.425 होता है। ये क्या होता है आपका? 2 mm से 0.425 होता है। आपको हम इसका एक टेबल दिखा चुके हैं, कई बार दिखा चुके हैं। आपको ध्यान में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप पीछे करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ठीक। इससे खूब सवाल पूछता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? ग्रेडिंग कर्व इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पोर्शन ऑफ 20 mm IS शीट से 4.75 IS शीट, द ग्रेडेड एग्रीगेट डू नॉट कंटेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है। देखिए, आपको बताते हैं ग्रेडिंग कर्व। सबसे पहले दिखाते हैं ग्रेडिंग कर्व होता कैसा है। इस तरह का जो है ना, ये हमारा क्या है? ग्रेडिंग कर्व है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ग्रेडिंग कर्व है। तो इस ग्रेडिंग कर्व में देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गया। बात समझ में आ रही? तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसका मतलब गैप ग्रेडेड होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का हो गया मतलब गैप ग्रेडेड, मतलब अगर लाइन सीधा हो गया इसका मतलब क्या हो गया? ये गैप ग्रेडेड है। गैप ग्रेडेड करने का मतलब जो है, सॉइल का हमारा जो पार्टिकल साइज है, जैसे कि सॉइल का पार्टिकल साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, बीच में कुछ साइज जो है गायब हो जाएगा, फिर और बड़ा साइज हो जाएगा, ठीक ना। तो बीच में अगर कुछ साइज का पार्टिकल गायब है तो उसको हम लोग गैप ग्रेडेड कहते हैं, और वो दिखाया जाता है किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया जाता है। अगर लाइन आपका वर्टिकल हो गया, सपोज दैट
अगर लाइन आपका क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, ठीक ना, अगर लाइन आपका क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, तो वो आपका क्या बताता है सर, वर्टिकल लाइन आपका क्या बताएगा, ये इस तरह का अगर स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है, तो ये आपका पुअरली या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बताएगा, पुअरली और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बताता है। बात समझ गए, कब, वर्टिकल लाइन के केस में। वर्टिकल लाइन पुअरली या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बताएगा, गैप ग्रेडेड कौन बताता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बताता है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लाइन अगर सीधा हो गया, गैप ग्रेडेड का मतलब क्या हो गया, बीच में जो है कुछ पार्टिकल साइज गायब रहेगा, पुअरली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब सारा पार्टिकल साइज एक समान का है, ठीक है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे हमारा जो है सवाल क्या कर रहा है कि कर्व इज हॉरिजॉन्टल, कर्व हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, कर्व जो है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये क्या है, गैप ग्रेडेड है। गैप ग्रेडेड करने का मतलब 20 mm से 4.75 mm के बीच में जो सॉइल गायब रहेगा, इसके बीच का सॉइल क्या रहेगा, गायब रहेगा। तो क्या 20 mm पार्टिकल्स होगा, नहीं होगा। 10 mm पार्टिकल्स होगा, वो भी नहीं होगा सर, ठीक है। 4.75 mm पार्टिकल होगा, वो भी नहीं होगा। तो होगा क्या सर, 20 mm से लेके 4.75 mm तक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो यहाँ पे आपका मान के चलिए 20 mm हो गया, यहाँ पे आपका क्या है, एक मिनट, ये हो गया 4.75 mm, और ये आपका हो गया क्या, 20 mm, ठीक है। तो यहां से आपका जो है 4.75 के पहले, ठीक है, अगर आपका 4.74 हो गया, सपोज दैट अगर आपका 4.74 होगा, तो 4.74 होगा, 4.75 नहीं होगा, 20 mm नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 20.1 mm होगा, तो वो क्या होगा, होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक आपका गायब रहेगा, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, वर्टिकल लाइन पुअरली ग्रेडेड को बताता है, ठीक है, या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को, हॉरिजॉन्टल लाइन गैप ग्रेडेड को बताता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम इज, सबमर्ज्ड वेट जो होगा सॉइल सॉलिड का पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको एक बात बताते हैं, कुछ चीज अगर मिलता जुलता लगे तो आपको एक ही मतलब समझ आना है, अगर सबमर्ज्ड लिखा रहे कहीं पे, ठीक है, बॉइंट लिखा रहे, आर्कमिडीज लिखा रहे, ठीक ना, तो ये सब जो है मिलता जुलता, ये एक बिरादरी का चीज है, ये तीनों आपस में अगर कहीं भी शब्द दिख जाए तो देखिएगा यही तीन में से कुछ ना कुछ आंसर होगा। इस तीनों में से अगर कोई एक शब्द दिख जाए तो आप ये दोनों को, बाकी दोनों को खोजने की कोशिश कीजिएगा, आंसर वहीं छुपा होगा, ठीक है। तो हमसे जो है क्या पूछ रहा था, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वेट, इसमें देखिए इसमें से तीनों में से कोई है, इसमें ऑप्शन में पॉइंट है, तो आंख बंद करके ऑप्शन डी मार दीजिए। ये तीनों हमेशा कहीं ना कहीं साथ रहता है, आसपास में ये तीनों रहेगा ही रहेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक। तो हमारा ये पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है, आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, समझ गए। और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज है, ये सारा एग्जाम में आपको काम देगा, तो इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आंसर भी कमेंट किया कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।